Hello students, welcome back to our physics class. This is Aman Anis Khan and in today's video lecture we are going to discuss some important topics from chapter number 2, electric potential and capacitance, and the topic which we are going to discuss now is dielectric and polarization. Okay? और ये जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक हम समझने जा रहे हैं, ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है मीडियम के इम्पैक्ट का ऑन वेरियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? पहले चैप्टर से ही हम ये देखते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स हो, चाहे कूलाम फोर्स हो, या हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, या हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, या हम कैपेसिटेंस को डिस्कस करें, ये जितनी भी क्वांटिटीज हमने पढ़ी हैं अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इन सब की डिपेंडेंसी होती है मीडियम के ऊपर। अगर मीडियम को सराउंडिंग स्पेस में, तो फिर ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये अपनी वैल्यूज चेंज कर लेती हैं। हमने पहले चैप्टर में देखा था कि अगर दो चार्जेस के बीच में मीडियम हो तो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलाम फोर्स जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर हम डिस्कस करें, मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, तो फील्ड की प्रेजेंस में, या अगर हम बात करें डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में, वो जो फील्ड है उसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह से हम ये थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डिस्कस कर चुके हैं। हमने सबको मैथमेटिकली वहां समझा था, और उस चैप्टर में मैंने कहा था कि चैप्टर नंबर 2 में मैं ये टॉपिक थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करूंगा। तो बिल्कुल अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और ये जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने मैथमेटिकली समझे थे उन कॉन्सेप्ट्स को अब हम थ्योरेटिकली भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो बस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया था इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमने कौन कौन से फॉर्मूले डिस्कस किए और कैसे वहां मैथमेटिकली ये समझा था कि कैसे किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का, जो कि इंसुलेटिंग मीडियम होता है, उसका इम्पैक्ट होता है। ओके, तो देखो सबसे पहला जो फॉर्मूला था हमारा, हम जानते हैं फोर्स था, और F का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R²। याद आ गया होगा सबको? ये जो फॉर्मूला है ये कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला है, ठीक है ना? दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला कूलाम फोर्स। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², और दो K की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर यहाँ मीडियम हो, मान लो कोई मीडियम आ जाए, तो मैंने क्या बताया था बताओ? अगर मीडियम आ जाए तो एप्सिलॉन नॉट के साथ उसका दोस्त आ जाता है एप्सिलॉन आर, बताया था ना? इसी तरह से समझाया था। एप्सिलॉन आर जो है ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं मीडियम की। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ये इंपैक्ट हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, ठीक है? आज इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन हम समझेंगे। और हमने ये समझा था कि अगर दो चार्जेस के बीच में, चूंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, अगर दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम आ गया तो इस एप्सिलॉन आर के बेस में आ जाने की वजह से फोर्स जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। यानी दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम में फोर्स ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू मीडियम। मीडियम आते ही फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? उसका आंसर है पोलराइजेशन। ठीक है, अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। और हमने क्या डिस्कस किया था बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था KQ अपॉन R²। K की वैल्यू कितनी? वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। बताओ अगर यहाँ मीडियम आ जाए, मीडियम प्रेजेंट हो, तो एप्सिलॉन आर फिर से आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में कितना होगा बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहाँ भी एप्सिलॉन आर किस में आया? अपॉन में आया, बेस में आया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। ठीक इसी तरह से अगर मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखूं, तो हम सब जानते हैं पोटेंशियल के लिए, बताओ V इज इक्वल टू कितना? ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये सिंपल फॉर्मूला था पॉइंट चार्ज की वजह से, K Q अपॉन R। यहाँ भी अगर मीडियम आ जाए तो V मीडियम कितना हो जाएगा बताओ? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। तो यहाँ भी तुम्हें समझ में आया कि ये भी एप्सिलॉन R जो है यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन में आया है, यानी पोटेंशियल भी मीडियम के प्रेजेंस में डिक्रीज हो जाएगा। सपोज मैं कहूँ कि एप्सिलॉन R की वैल्यू इन तीनों केस में 5 है। हमने एक ऐसा मीडियम काम में लिया जिसमें एप्सिलॉन R की वैल्यू 5 थी, तो 5 वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो हम देख सकते हैं 1/5 टाइम्स हो जाएगी। जो भी वैल्यू वैक्यूम में थी उनका 1/5 टाइम्स हो जाएंगी, यानी ओवरऑल जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कैपेसिटेंस हमने पढ़ा है अभी लेटेस्ट। कैपेसिटेंस क्या था फॉर्मूला बताओ? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। लिखा या नहीं? हमने इसकी अलग अलग कंडीशंस भी पढ़ी थी। अगर यहाँ मीडियम हो तो बताओ इस बार एप्सिलॉन नॉट कहाँ आएगा? मैंने कहा था जहां एप्सिलॉन नॉट है वही उसका दोस्त साथ में आता है एप्सिलॉन आर। यहाँ तक हर जगह बेस में था, देखो यहाँ ऊपर आया है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ सब जगह डिवीजन में था या मल्टीप्लिकेशन में आया है एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर। जहाँ एप्सिलॉन नॉट होगा वहां उसका दोस्त एप्सिलॉन आर आएगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि मीडियम में कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस।
कि अब देखो हमने क्या देखा कि ऊपर वाले तीनों फिजिकल क्वांटिटीज मीडियम के प्रेजेंस में डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो मीडियम की प्रेजेंस में बढ़ जाता है। यही रीजन है कि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर काम में लेते हैं तो उसकी प्लेट्स के बीच में कोई ना कोई डाइइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मीडियम जरूर होता है। तो शायद ये क्लियर हो गया होगा। तो ये तो अभी तक हमने जो समझा है ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। अब हम समझेंगे इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन और उसको हम समझेंगे डाइइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन में कि ये क्यों होता है। ठीक है, तो उसका जो रीजन है वो क्या है, पोलराइजेशन। ये जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ पोलराइजेशन की वजह से हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम डाइइलेक्ट्रिक से। तो डाइइलेक्ट्रिक जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। देखो डाइइलेक्ट्रिक से हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। डाइइलेक्ट्रिक्स अच्छे से समझना है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो डाइइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, अभी अभी मैंने कहा कि ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप है यहाँ डाइइलेक्ट्रिक के, देखो पहला जो है ये होते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स और एक होते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। यानी जो इंसुलेटिंग मीडियम होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है नॉन पोलर और एक होता है पोलर। नॉन पोलर में कौन आते हैं, हम सब जानते हैं H2 N2 CO2। ये वो मॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर है, इनमें कोई पोलरिटी नहीं होती। पोलरिटी मींस कहीं एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस नहीं होता। अगर मैं बात करूं वो डाइइलेक्ट्रिक जो पोलर है, बताओ क्या होगा, HCl और क्या आ जाएगा H2O, क्लियर, NaCl। तो जो HCl हम देख रहे हैं, HCl क्या है बताओ, एक डाइइलेक्ट्रिक जो कि कैसा है, पोलर। पोलर क्यों है, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव H+, दूसरी तरफ नेगेटिव Cl-। यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोई भी पॉजिटिव या कोई भी नेगेटिव नहीं होता। यहां अगर हम देखें तो यहाँ आयनिक बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कैल्शियम को ट्रांसफर हो जाता है। इस कंडीशन में H+ और Cl-। यानी HCl का अगर हम एक मॉलिक्यूल लें, उस मॉलिक्यूल में एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव होगा। यानी ओवरऑल ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसे काम करेगा, ये मॉलिक्यूल वर्क करेगा एक डाइपोल की तरह। इसलिए चूंकि यहाँ हर मॉलिक्यूल एक छोटा सा डाइपोल है, एक छोटा डाइपोल है, इसलिए इनको बोलते हैं पोलर। और चूंकि यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कोई पोलरिटी नहीं है, उनमें कोई डाइपोल नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं हम नॉन पोलर। ये दोनों टाइप के डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं और दोनों का काम वही है जो हमने डिस्कस किया। चलो अब हम इनके स्ट्रक्चर के बेस पे डिस्कस करते हैं कि कैसे इन डाइइलेक्ट्रिक्स के आ जाने से ये सारा कुछ होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर का जो मॉलिक्यूल है, सपोज ये मैंने एक नॉन पोलर का मॉलिक्यूल ड्रॉ किया, ठीक है ना, इस तरह का इसका एक मॉलिक्यूल था। इस मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव होता है और जो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के सेंटर जो है वो एक ही जगह पे होते हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर एक ही जगह होंगे तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। क्यों, हमने पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्टडी किया है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू सेपरेशन। जो चार्ज है वो तो है, लेकिन सेपरेशन कितना है, 0। इसीलिए यहाँ कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, इसलिए कोई पोलरिटी नहीं है। इसका मतलब हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना है, 0। कोई चांस नहीं है कि यहाँ कोई पोलरिटी हो जिससे कोई इंपैक्ट आए। अब देखो ये तो कब कौन सी कंडीशन में हुआ, ये उस कंडीशन में हुआ जब ये नॉर्मली रखा हुआ है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा या फिर हम इसे एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। देखो कैसे, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को, यहाँ ये जो मॉलिक्यूल हमने ड्रॉ किया है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को, यहाँ तो ये पहली कंडीशन थी, ठीक है ना, सेकंड कंडीशन में मैंने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रख दिया। अगर इस मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रख देंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज होता है उस पर फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो अब यहाँ पर थोड़ा सा सेपरेशन आ जाएगा, हल्का सा सेपरेशन आ जाएगा। जो प्लस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ और जो माइनस है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ शिफ्ट हो गया, माइनस उसके ऑपोजिट शिफ्ट हो गया। यानी कि वैसे तो कोई पोलरिटी नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल अभी तक नॉन पोलर था उसके अंदर इन फोर्सेस की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, जो कि एक्सटर्नल फील्ड में रखने की वजह से आया, एक छोटी सी पोलरिटी जो हुई जनरेट हो गई। ओके, नेक्स्ट देखो थर्ड कंडीशन में क्या होगा। अगर हम थर्ड केस यहां समझें तो थर्ड केस में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम इंक्रीज कर दें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा देने की वजह से देखो यहाँ क्या इंपैक्ट अब होगा, यहाँ ये जो माइनस और प्लस है ये पूरी तरह से सेपरेट हो जाएंगे, माइनस अलग प्लस अलग, और मॉलिक्यूल में तुम देख रहे हो कि साफ साफ एक पोलरिटी जनरेट
हो गई है। क्लियर? तो यहां पर जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर था अब वो पोलर हो चुका है, लेकिन ये तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके लिए मैंने क्या किया होगा, उसके लिए मैंने इस डाई इलेक्ट्रिक को एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखा होगा। अब शायद तुम्हें समझ में आ रहा है, देखो प्लस है माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ, ठीक उसी तरह से यहां पर भी मैंने से एक कैपेसिटर इधर माइनस और इधर प्लस एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखा। यानी जैसे मैं कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रख दूंगा इसे, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ मॉलिक्यूल थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, यहाँ इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट डेवलप हो जाएगा। तो देखो ये तो बात हुई एक मॉलिक्यूल की। अगर हम एक मोल भी लेते हैं तो भी 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर के इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब सोचो एक छोटा सा मॉलिक्यूल पोलर हो गया तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पोलर हो गए, और इस पोलराइजेशन की वजह से यहाँ ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। बताओ मुझे, यहाँ कैपेसिटर जो है ना, इस कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये रेड कलर से मैंने ड्रॉ की है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक्सटर्नल फील्ड है, जो कि कैपेसिटर ने प्रोड्यूस किया। इस फील्ड को मैं कितना बोल देता हूँ, ये है E नॉट। ओके, नेक्स्ट देखो अंदर जो ये छोटा सा मॉलिक्यूल है, इसका फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है बताओ। इसका फील्ड जो है वो माइनस से प्लस की तरफ आ रहा है, ऐसे दिख रहा है सबको। जितने भी छोटे छोटे यहाँ मॉलिक्यूल होंगे उन सबका फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा, यानी कि जो एक्सटर्नल फील्ड है उसको अपोज करेंगे ये मॉलिक्यूल अपने छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड से, अपने छोटे छोटे पोलराइजेशन से, अपने छोटे छोटे डाइपोल मोमेंट से। यानी कि यहाँ पर ओवरऑल इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, इसीलिए कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि विदाउट चेंजिंग द शेप एंड साइज ऑफ कैपेसिटर वी कैन एनहांस इट्स कैपेसिटेंस बाय रिड्यूसिंग पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को रिड्यूस करके हम उसके कैपेसिटेंस को एनहांस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ये सिंपल सा पॉइंट है। बोलो क्लियर हो गया? तो देखो कितना सिंपल है, शॉर्ट में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि नॉर्मली तो ये कैसा होता है, इसमें कोई भी पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं होता है, ये अनपोलर नॉन पोलर होता है, ठीक है ना। अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रख दें या कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रख दें तो इसमें पोलराइजेशन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा दोगे तो जो न्यूट्रल था मॉलिक्यूल वो पूरी तरह से पोलराइज हो जाएगा, प्लस एक तरफ चला जाएगा, माइनस दूसरी तरफ चला जाएगा। एक मॉलिक्यूल अपना डाइपोल मोमेंट डेवलप कर लेगा, यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, सब अपने अपना डाइपोल मोमेंट डेवलप करेंगे। ये जो फील्ड इनके थ्रू जनरेट होगा वो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करेगा। ड्यू टू दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, नेट पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और अगर पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज ही होता है। तो ये था इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन और ये है इनका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो चलो एक और टाइप पर डिस्कस कर लेते हैं, पोलर। तो देखो पोलर में क्या होगा, HCl और H2, इसकी अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो इनके पास पहले से ही डाइपोल मूवमेंट होता है, यानी हर मॉलिक्यूल एक डाइपोल की तरह वर्क करता है। अगर हर मॉलिक्यूल डाइपोल की तरह वर्क करता है तो नॉर्मली नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो क्यों होता है? ये होता है इनके रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। देखो क्यों ऐसा क्यों होगा, जैसे सपोज हम एक स्लैब लेते हैं, यहाँ मैंने HCl के लिए ये एक सैंपल हमने लिया, ठीक है। ये जो सैंपल हमने लिया है, इस सैंपल के अंदर इस तरीके से HCl के मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखो इस तरीके से होता है, रैंडम, कोई भी कैसे भी, ठीक है ना। ये प्लस इधर, माइनस इधर, माइनस इधर, प्लस इधर, प्लस इधर, माइनस इधर, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से जो नेट इस पूरे सैंपल में मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल के पास तो डाइपोल मूवमेंट है Q इंटू 2a है, लेकिन ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाता है, 0। मैंने तो सिर्फ 9 मॉलिक्यूल यहाँ बनाए हैं। सोचो यहाँ पर एक मोल में कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और वो अपने ओवरऑल एक दूसरे के डाइपोल मूवमेंट को कैंसल्ड आउट कर देंगे, यानी जो भी सैंपल है उसका कोई नेट डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन चीजें कब बदलती है, जब हम इसी सैंपल को उठा के कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रख देंगे। तो सेकेंड केस में मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, यहाँ इस तरीके से हम जानते हैं एक साइड पॉजिटिव लेंगे और जो दूसरी साइड है उसे हम नेगेटिव लेंगे, ओके। और अब इस सैंपल को उठाओ और इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में यहाँ पर फिट करो।
ठीक है। तो सैंपल मैंने उठाया और सैंपल उठा के मैंने यहाँ कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रख दिया। अब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में सैंपल को जब मैंने रखा, देखो अब क्या होगा, ये जो भी डाइपोल तुम्हें दिख रहे हैं ये सब रीअरेंज होंगे, ठीक है ना। अब ये रीअरेंज हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल फील्ड के अकॉर्डिंग, और सब इस तरह से लीनियरली अरेंज हो जाएंगे। यानी पहले कोई सिस्टम नहीं था इनमें, लेकिन अब ये सिस्टमैटिक अरेंज हो गए। ये जितने भी डाइपोल एक लाइन में अरेंज हुए हैं, इन सबका माइनस किधर होगा बताओ, प्लस वाली प्लेट की तरफ, और प्लस किधर होगा बताओ, माइनस वाली। माइनस प्लस 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 माइनस प्लस। पहले कोई इनमें डिसिप्लिन नहीं था, लेकिन अब डिसिप्लिन आ गया है, ये सब रीअरेंज हो चुके हैं। और अब देखो, अगर हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, एक्सटर्नल फील्ड तो अभी भी इधर है, प्लस से माइनस की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन इन छोटे छोटे डाइपोल का जो फील्ड है वो देखो अपोज करेगा या नहीं, प्लस से माइनस की तरफ, इस तरह से। तो ये सब अपोज करेंगे एक्सटर्नल फील्ड को, और इस अपोज करने की वजह से वही सेम रीजन जो यहाँ डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल डिक्रीज होगा। ड्यू टू डिक्रीमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस एनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही रीजन है जिस तरह से नॉन पोलर और पोलर जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं, इनका जब भी एग्जिस्टेंस आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएंगे, कूलम्ब फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो आई थिंक अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्यों मीडियम की प्रेजेंस से, क्यों डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मीडियम के प्रेजेंस से इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज में चेंज आता है, क्यों ऊपर वाले तीनों डिक्रीज हो जाते हैं और क्यों कैपेसिटेंस इंप्रूव हो जाता है। तो मैथमेटिकली तो इसका आंसर है एप्सिलॉन आर की वजह से। यहाँ तीनों में बेस में आया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आया, और इसका थ्योरेटिकल जो एक्सप्लेनेशन है वो तुम्हारे सामने है, इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होगा। ओके, तो ये हुआ क्यों, डाइलेक्ट्रिक भरने से डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम होगा उसका क्या हो जाता है बताओ, पोलराइजेशन हो जाता है, और पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने की वजह से पोटेंशियल डिक्रीज होता है, और पोटेंशियल डिक्रीज होने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो अभी थ्योरेटिकली भी क्लियर हो चुका है। क्लियर, यहाँ एक फिजिकल क्वांटिटी भी डिफाइन करते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं शॉर्ट में। तो जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ हम डिफाइन करेंगे वो है पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड। तो पोलराइजेशन क्या होता है इसको अच्छे से समझ लेना है। पोलराइजेशन को हम वेक्टर P से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको डिफाइन करते हैं हम नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है ये होता है नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, और किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे पर यूनिट वॉल्यूम in presence of external field, okay, in presence of external field। ये हमारे पास पोलराइजेशन हो गया, और इसको हम रिलेट करते हैं। इसको रिलेट अगर हम करेंगे तो वेक्टर P इज इक्वल टू काई इंटू वेक्टर E। यहाँ ये काई E एक कांस्टेंट है, दिख रहा है ये। इस काई E को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, ये कांस्टेंट है, ये उस डाइलेक्ट्रिक के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें। इसी तरह का एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वहां हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ेंगे, जिसके बारे में हमें बहुत डिटेल में स्टडी करनी है आगे चैप्टर नंबर 5 में। ओके, तो इस तरीके से ये इससे रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो ये है डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये क्लियर हो गया होगा, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ये भी चैप्टर 1 में हमारे दिमाग में आया था। चैप्टर 1 में जो प्रीवियस ईयर सीबीएसई के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, वहाँ हमने ये देखा था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के भी कुछ क्वेश्चंस थे, लेकिन वहाँ जो दोनों स्फीयर थे जिनके बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वो दोनों स्फीयर आइडेंटिकल गिवन थे।
तो वहां एक क्वेश्चन बना था कि अगर दोनों स्फीयर आइडेंटिकल नहीं हो तो फिर चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन किस कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, क्या उसकी कॉन्सेप्ट्स होती है। तो बिल्कुल अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिडिस्ट्रीब्यूशन के पीछे क्या लॉजिक और क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर स्फीयर आइडेंटिकल नहीं हो तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। रिडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए सपोज हम दो मेटेलिक स्फीयर यहाँ ले रहे हैं, तो जो मेटेलिक स्फीयर हम ले रहे हैं ध्यान से समझना है। यहाँ इस तरह से सपोज हमारे पास एक स्फीयर है, ये है ए, और साथ में एक और स्फीयर है और ये स्फीयर है बी। क्लियर। इस पहले स्फीयर का कैपेसिटेंस C1 ले रहा हूं मैं, दूसरे स्फीयर का कैपेसिटेंस हम कितना ले रहे हैं C2। पहले स्फीयर के ऊपर जो चार्ज था वो Q1 था और दूसरे स्फीयर के ऊपर जो चार्ज था वो कितना था, वो Q2 था। पहले स्फीयर पर जो पोटेंशियल था वो V1 और दूसरे के लिए मैंने मान लिया कितना है V2, ठीक है ना। इस तरीके से अब इन दोनों को हमने सेकंड केस में इनको टच किया या कांटेक्ट में लेकर आए, फिर सेपरेट किया, या हम क्या कर रहे हैं इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। इस फर्स्ट स्फीयर है, इसको मैंने यहाँ कनेक्ट किया है एक नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस वाले वायर से, एक ऐसा वायर जिसका कैपेसिटेंस नेग्लिजिबल है। क्यों? क्योंकि वायर खुद चार्ज नहीं रखेगा। नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस होगा तो ये पूरी तरह से इधर उधर कर देगा चार्ज को, लेकिन खुद चार्ज नहीं रखेगा। यहाँ स्फीयर बी है, इसका कैपेसिटेंस फिर से C1, वो तो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट इसका C2 रहेगा। रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद यहाँ जो चार्ज है वो मैंने मान लिया कितना हो गया Q1 डैश, यहाँ जो चार्ज है वो कितना हो गया Q2 डैश, और यहाँ पोटेंशियल कितना हो गया V, और यहाँ भी पोटेंशियल कितना हो गया V। यही यहाँ समझने की बात है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। ये पहला कॉन्सेप्ट हमने सीखा। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता है जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। देखो, रिडिस्ट्रीब्यूशन तो है चार्जेस का, लेकिन डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो होता है तो उसके पीछे रीजन होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा, इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस तो इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करेगा। क्लियर। तो इसका मतलब हमने दोनों को कनेक्ट किया, दोनों का पोटेंशियल जब तक सेम होगा तब तक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। ये अच्छे से समझ लो बात, ठीक है ना। जैसे ही पोटेंशियल सेम हुआ तो फिर चार्ज इधर उधर नहीं होगा। दो स्फीयर पर अगर चार्ज अलग अलग हो लेकिन उनका पोटेंशियल सेम हो तो उनके बीच में बताओ इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो उनको टच करोगे तो भी इलेक्ट्रिक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तब तक डिस्ट्रीब्यूट होता है जब तक पोटेंशियल से नहीं हो जाए। यहां मैं लेके चल रहा हूं कि V1 जो था ना वो V2 से ज्यादा था। अगर हम ऐसा मान के चले लास्ट में दोनों सेम हो गए, यानी V1 में डिक्रीमेंट हुआ होगा, V1 ज्यादा है V2 कम है, तो फिर ये तो डिक्रीज हुआ होगा और ये इंक्रीज हुआ होगा, फिर लास्ट में दोनों बराबर हो गए होंगे। तो एक में यहाँ डिक्रीमेंट हुआ और इसमें इंक्रीमेंट हुआ। ओके, तो अब देखते हैं तो जो भी हम यहाँ एक एक करके कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है डेराइव करेंगे और याद करते चले जाएंगे, वो कॉन्सेप्ट हमें न्यूमेरिकल में बहुत फायदा पहुंचाएंगे, यानी हेल्प करेंगे हमारी। तो देखो, सबसे पहले जो हम समझ रहे हैं यहाँ पहला पॉइंट यहाँ हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कंजर्व फिजिकल क्वांटिटी, वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के कंजर्वेशन से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के कंजर्वेशन से देखो हम क्या सीखेंगे यहाँ। इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व फिजिकल क्वांटिटी है, तो पहले इनके अगर हम कांटेक्ट में लेकर आए उससे पहले और रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज सेम रहना चाहिए। तो बताओ पहले चार्ज कितना था Q1 प्लस Q2, ये किसके बराबर होना चाहिए? Q1 डैश प्लस Q2 डैश लिख सकते हैं हम, क्योंकि नेट चार्ज तो हमेशा कैसा रहता है? कंजर्व रहता है। रिडिस्ट्रीब्यूशन से पहले जो नेट चार्ज है उसकी वैल्यू रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो नेट चार्ज है उसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर Q1 कितना होगा बताओ? ये होगा C1V1, Q2 कितना होगा बताओ? ये होगा C2V2 इज इक्वल टू बताओ Q1 डैश कितना होगा? अगर हम Q1 डैश की वैल्यू लिखें तो हो जाएगा C1V प्लस C2V। हमने पढ़ा है फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV, इसके अकॉर्डिंग पहले C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमें मिलेगी C1V1 प्लस C2V2, यहाँ V कॉमन आ गया और ये आया C1 प्लस C2। तो हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है, यानी हमने पहला फॉर्मूला डेराइव कर लिया है। पहला फॉर्मूला क्या है बताओ?
ये रिप्रेजेंट करता है कॉमन पोटेंशियल को। तो ये कॉमन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, फॉर्मूले में दिख रहा है हमें कि V जो है ना ये इक्वल हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इसकी इक्वल हो गया V, हमें दिख रहा है साफ साफ। तो ये V इज इक्वल टू हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमने यहाँ डेराइव कर ली है, ये है कॉमन पोटेंशियल। ओके, सेकंड कॉमन पोटेंशियल के बाद ये तो हुआ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से कॉमन पोटेंशियल। अब देखो हम ये देखते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज का रेशियो क्या होता है। तो देखो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलो Q1 डैश कितना होगा, तो सर ये होगा C1V, दिख रहा है हमें यही लिखा है C1V। और Q2 डैश कितना होगा, Q2 डैश होगा C2V। बात समझ में आई, Q1 डैश होगा C1V, Q2 डैश होगा C2V, यानी रेशियो कितना हो जाएगा बताओ। तो सेकंड कॉन्सेप्ट आ रहा है रेशियो ऑफ चार्जेस आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्जेस का रेशियो क्या रेशियो होगा बोलो, ये होगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, B से B कैंसिल हो जाएगा, C1 अपॉन C2। या हम इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करें तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ द चार्जेस विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो चार्जेस का रेशियो होता है वो कैपेसिटेंस के रेशियो में ही होता है, कैपेसिटेंस के रेशियो में ही होगा। काफी सिंपल है, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो एक छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे, मान लो ये पहला स्फीयर और ये दूसरा स्फीयर, ठीक है ना, दो स्फीयर दो कैपेसिटर भी हो सकते हैं। दो कैपेसिटर हमारे सामने हैं और इन दोनों को मैं कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट करने से पहले अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो इसका कैपेसिटेंस था 1 माइक्रोफैरड और इसका कैपेसिटेंस था 4 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। इस तरीके से हमने कैपेसिटेंस देख लिया कि इसका कैपेसिटेंस था 1 और उसका कैपेसिटेंस कितना था 4। नेक्स्ट अगर हम चार्ज देखें तो यहां पर मैं ले लेता हूं कि इसके ऊपर 10 माइक्रोकूलम चार्ज था और यहाँ जो चार्ज था वो था 5 माइक्रोकूलम स्टार्टिंग में। तो अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें, अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस वाले वायर से, तो बताओ रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये A है और ये B है, बताओ QE डैश कितना होगा और QB डैश कितना होगा, यानी इन पे चार्जेस कितने कितने होंगे। तो देखो जो चार्ज है टोटल कितना है बताओ, 10 प्लस 5, यानी टोटल चार्ज हमारे पास है 15 माइक्रोकूलम। इस 15 माइक्रोकूलम को हमें C1 और C2 के रेशियो में डिवाइड करना है। बताओ इनके कैपेसिटेंस का रेशियो क्या है, या ध्यान से देखोगे 1 और 4, 1:4, यानी रेशियो है 1:4। यानी कि अब हमें जो 15 है इसको 1:4 में डिवाइड करना है, यानी यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4। इस तरह से रेशियो चार्ज का भी होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी सीखा है कि चार्ज का रेशियो वही होता है जो कैपेसिटेंस का रेशियो होता है। ओके, तो 15 को 1:4 में डिवाइड करो, थोड़ा सा इजी है, कुछ नहीं है, देखो छोटी क्लास की मैथ्स है यहाँ। अगर हम देखें तो बताओ यहाँ कितना होगा 15 में से, अगर हम यहाँ बाद में देखें तो यहाँ चार्ज कितना रह जाना चाहिए बोलो, ये चार्ज रह जाएगा कितना 3 माइक्रोकूलम, और वहां टोटल कितना हो जाना चाहिए बताओ, यहाँ चार्ज होगा 3 माइक्रोकूलम और बचा कितना, ये हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम। बताओ हो गया टोटल 12 और 3 15 माइक्रोकूलम, और रेशियो कितना है बताओ 3:12, तो ये हो जाएगा 1:4। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, इजी गैस कर सकते हैं। 15 को 1:4 में डिवाइड करना था, हमने डिवाइड कर दिया 3 और 12। अगर इसको हम छोटी क्लास में जो हमने नॉलेज सीखी थी रेशियो वाले क्वेश्चन में उससे सॉल्व करें तो बताओ पहले वाले का रेशियो कितना है 1, इसको रेशियो के हिसाब से सॉल्व करें तो रेशियो को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले वाले का रेशियो कितना है 1, टोटल रेशियो कितना है बताओ 5, और टोटल चार्ज कितना है बताओ 15, तो कितना आ गया बताओ, ये आ गया 3 माइक्रोकूलम। शायद कुछ याद आया होगा, छोटी क्लास में ऐसे सॉल्व करते थे। जो रेशियो निकालना है वो टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी। यहाँ इसी तरह से बताओ इसका रेशियो कितना है 4, टोटल रेशियो कितना है 5, टोटल चार्ज कितना है 15, इसको कैंसिल आउट करके आएगा 3, बताओ कितना आ गया 12 माइक्रोकूलम। तो ये हो गया बेसिक तरीका जैसे हम छोटी क्लासेस में सॉल्व करते थे, 10th क्लास में सॉल्व करते थे, और ये थोड़ा बहुत गैस करके आंसर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो चार्जेस का रेशियो होता है वो रेशियो वही होता है जो उनके कैपेसिटेंस का रेशियो होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, इनको याद रखना है। कॉमन पोटेंशियल भी पूछा जा सकता है, तो इसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन में कॉमन पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अब जो हम डिस्कस करेंगे आगे इसमें, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो निकालेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद। ठीक है, तो पहले मैं लिखूंगा चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए। स्फीयर ए के पोटेंशियल में कितना चेंज आया होगा, इसको मैं लिखूंगा डेल्टा V1, और ये होगा V1 माइनस V। तो कह सकते हो V1 ज्यादा था और V कम था, तो V1 माइनस V। पहले V1 था, फिर कितना हो गया V? बताओ V1 कितना, एज इट इज रखेंगे। V कितना है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा, या मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 का मल्टीप्लाई होगा इससे, ये हो जाएगा C1 V1, एलसीएम कितना आ रहा है बताओ, एलसीएम आएगा C1 प्लस C2। जब मल्टीप्लाई करेंगे V1 को तो पहले आएगा C1 V1 फिर C2 V1 माइनस माइनस, ये पूरी जो साइन है चेंज हो जाएगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ये हो जाएगा C1 V1 माइनस C2 V2। इजी है, C1 V1 कैंसिल आउट हो गया, C2 कॉमन आ रहा है ऊपर, C2 कॉमन, ऊपर बचा V1 माइनस V2, अपॉन में है C1 प्लस C2। ये हमारे पास आई है चेंज इन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट स्फीयर। मैं इसको लिख देता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, अब बात करते हैं चेंज इन पोटेंशियल ऑफ सेकंड स्फीयर। चेंज इन पोटेंशियल ऑफ स्फीयर B। ठीक है, बताओ B के लिए कितना होगा, डेल्टा V2, और डेल्टा V2 कितना होगा, V माइनस V2। बोलो बात समझ में आई? पहले तो मैंने V1 माइनस V लिखा क्योंकि हमें पता है V1 ज्यादा है V से। इस बार हमें पता है V ज्यादा है क्योंकि V2 का पोटेंशियल बड़ा है, तो V ज्यादा होगा, इसलिए मैं V में से V2 को माइनस कर रहा हूं क्योंकि हमें चेंज निकालना है ओवरऑल। तो V कितना होगा बताओ, V हम लिखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा V2 कितना आ गया, एलसीएम तो कितना आया बोलो, सब जानते हैं C1 प्लस C2 एलसीएम होगा। जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो पहला स्टेप तो एज इट इज आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस, अब V2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो पहला आएगा माइनस का C1 V2, दूसरा आएगा माइनस का C2 V2। क्लियर? तो C2 V2 तो गया काम से, C1 ऊपर कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा V1 कितना आया, डेल्टा V2 कितना आया बताओ, ऊपर कॉमन आ रहा है C1, और C1 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में कितना बचा, V1 माइनस V2, तो ये बचेगा V1 माइनस V2 अपॉन में क्या आ रहा है बताओ, C1 प्लस C2। ये सेकंड इक्वेशन आया। तो हमारे पास रेशियो आ चुका है एक, और तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे सामने है अभी, एक और रेशियो हमें मिला है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस विल बी डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1। देखो जो ब्रैकेट में तो कैंसिल हो जाएगा, V1 माइनस V2 दोनों तरफ, C1 प्लस C2 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ C2 रह जाएगा और यहाँ रह जाएगा C1। यानी कि हमें एक बात और एक रिजल्ट और याद हो गया, इसको इजीली याद रखा जा सकता है, कंपटीशन में कई बार पूछ लिया जाता है ये, तो हमें पूरा डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक रिजल्ट याद रखना है। हम इसको इस तरह से याद रखेंगे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्जेस का रेशियो तो कैपेसिटेंस के रेशियो में ही होता है, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोटेंशियल डिफरेंसेस का रेशियो कैपेसिटेंस के उल्टे रेशियो में होता है, C2 रेशियो C1 में होता है। ये कैपेसिटेंस का इनवर्स रेशियो है, कैपेसिटेंस का उल्टा रेशियो होगा। ओके, सो ये है इससे रिलेटेड। अब लास्ट और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ सीखेंगे कि यहाँ एनर्जी लॉस कितना होता है, एनर्जी लॉस रीडिस्ट्रीब्यूशन में, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। ओके, तो लास्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ सीख रहे हैं, अगले पॉइंट की तरफ। तो देखो इनिशियल एनर्जी हम यहाँ निकालेंगे, और इनिशियल एनर्जी स्टोर का हम ऑलरेडी फॉर्मूला सीख चुके हैं। बताओ एनर्जी स्टोर क्या होती है कैपेसिटर में, हाफ CV², हमने फॉर्मूला समझा था। एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है हाफ CV²। अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले एनर्जी निकालें तो बताओ कितनी होगी, पहले वाले के लिए होगी हाफ C1 V1² प्लस हाफ C2 V2², और सेकंड के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए होगी रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो एनर्जी है, तो नहीं डाल रहा था, वापस से आ जाना, देखो कॉन्सेप्ट पे।
तो जो पॉइंट हम लास्ट में सॉल्व कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी लॉस अब हम कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी लॉस, ठीक है, कितना एनर्जी लॉस यहाँ हो रहा है। तो अगर एनर्जी लॉस की बात करें तो बताओ कितना होगा, डेल्टा यू। लॉस बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में ज्यादा होगी, बाद में कम होगी। तुम कहोगे सर आपको कैसे पता लॉस होगा, तो देख लेंगे लास्ट में एक बार चेक और कर लेंगे। अगर लॉस नहीं होगा, लॉस हुआ होगा तो ये आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है, इसी को तो लॉस कहेंगे। और अगर ये आंसर नेगेटिव आया तो उसका मतलब फायदा होगा, जो कि नहीं होगा, ठीक है, लॉस ही होगा। तो यहाँ देखो एनर्जी का लॉस कितना होगा, इज इक्वल टू यू इनिशियल। अगर हम यू इनिशियल की बात करें तो बताओ यू इनिशियल कितना होगा, हाफ बोलो C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस फाइनल कितना था बताओ, हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। क्लियर, एक साथ ही लिख दिया मैंने। इसको लिख सकते हैं हम, या तो हम लिखते हैं हाफ C1 V स्क्वायर, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। तो हाफ V स्क्वायर कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 इस तरीके से आ गया। यहाँ पर अगर हम देखिए तो हाफ कंप्लीट कॉमन आ रहा है, तो यहाँ इसको कॉमन ले लो। और बॉक्स में क्या बच रहा है बताओ, बॉक्स में हमारे पास यहाँ बच जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस ये हमें मिलेगा C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब V स्क्वायर की वैल्यू यहाँ हमें पुट करनी है। अगर हम V स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो बताओ V स्क्वायर कितना होगा, ये होगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। और ये इस तरीके से आंसर आ रहा है। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, यहाँ छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब मैथ्स है, सॉल्व करना है। बड़ा सारा इक्वेशन दिख रहा है, अंदर लड़ाई होगी, कैंसिल आउट होंगे और एक बढ़िया सा रिजल्ट हमारे पास आएगा। दीज आर नेक्स्ट फ्यू स्टेप्स। वीडियो पॉज करके इन स्टेप्स को ध्यान से देख सकते हो, और फाइनल रिजल्ट जो है वो बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है। सो जो फाइनल रिजल्ट है, लास्ट स्टेप, वो डेल्टा यू को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है। फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये जो है फाइनल रिजल्ट होगा। ये है चेंज इन एनर्जी। अब लॉस इन एनर्जी में क्यों बोल रहा हूं, देखो ये ब्रैकेट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों, ये जो डेल्टा यू है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों, देखो ये कैपेसिटेंस है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है। साथ में हम बात करें V1 माइनस V2 स्क्वायर है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ मैं कहूंगा डेल्टा यू जो है यहाँ दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डेल्टा यू हम क्या लेके चले थे बताओ, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट मींस यू इनिशियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन यू फाइनल। इट मींस यहाँ पर होगा एनर्जी लॉस। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हमें एनर्जी लॉस मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो ये है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस से रिलेटेड। और ये फाइनल रिजल्ट जो था ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन एनर्जी और लॉस इन एनर्जी। ओके, सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले जो क्लास है वहाँ हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स, और फिर उसके बाद जो है टॉपिक ये कंप्लीट होने वाला है। कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। सो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। टिल देन टेक केयर।